तो दोस्तों आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम दो एस्पेक्ट्स, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। पहला हम एक सेल्स पार्ट के ऊपर करने वाले हैं, जब लगभग 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सेशन होने वाला है ट्रेनिंग के अंदर कि हम यूएसडीटी से किस प्रकार अपना आईडी लगा सकते हैं, यूएसडीटी हम एक्सचेंज से कैसे बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड के अंदर है तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर टेक्निकल नॉलेज को अगर हम फील्ड पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ पास जाते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं और मेरे पास सेल्स की नॉलेज नहीं है, तो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है जितनी मर्जी हो, मैं उस सामने वाले व्यक्ति को कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ह्यूमन साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है, मेरे पास सेल्स की नॉलेज नहीं है, मेरे पास सेल्स की ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं सामने वाले व्यक्ति को कन्वर्ट नहीं कर सकता। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्स के एस्पेक्ट को भी जरूर समझे, सेल्स के एस्पेक्ट को हम सीखे, ताकि हम उस चीज को अपने लिए बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए। तो आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड। आज हम बातचीत करने वाले हैं हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस के ऊपर। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस फील्ड पे आते होंगे और हमें समझ में नहीं आता होगा कि यार मुझे कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रेजेंटेशन का, क्योंकि अगर मैंने ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल किया, सिस्टमेटिक ढंग से हैंडल किया, तो मैं अपनी कन्वर्जन्स को 30, 40, 50% तक भी लेके जा सकता हूं। जब हम 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो सेल्स कहता है कि सेल्स एक नंबर गेम, सेल्स एक जो है लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। तो जो हम बोलते हैं सेल्स इज अ नंबर गेम, तो सेल्स के अंदर कुछ नंबर चलते हैं। वो नंबर होते हैं कि अगर मैंने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दी है तो उन 100 में से 10 व्यक्ति एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में आते हैं। ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट या आपके सिमिलर प्रोडक्ट को एक्टिवली तलाश रहे थे, उनको उनकी नीड रियलाइज हो चुकी थी, वो उस चीज को एक्टिवली तलाश रहे थे, और जैसे ही आप उसे प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को शायद सुना होगा कि 10% जो है वो सेल्स का एवरेज रहता है। कोई व्यक्ति कैसे भी प्लान दे के आ जाए, 10% कन्वर्जन तो हो ही जाएगी। तो ये 10% कन्वर्जन वही 10% कन्वर्जन होती है उन लोगों की कन्वर्जन जो खुद ही क्लोज होने के लिए बैठे हैं। बाकी बचे 90% में से 70%, 70 लोग वो होते हैं जो कि एक वर्ज पे बैठे हुए हैं, जिनको डिसीजन लेने में हेल्प करनी पड़ती है, और अगर उनको सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी जाए तो वो अपने लिए बाइंग डिसीजन ले लेते हैं। और 20% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी भी आप कुछ कर लीजिए, आप उल्टा टंग जाइए, वो ऑन द स्पॉट क्लोज होने वाले नहीं है। उनको विंडो शॉपर्स बोला जाता है। हम भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, चलो घर में बैठे बोर हो रहे हैं, इतने बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, तो चलो जाके विंडो शॉपिंग ही कराते हैं, मॉल ही घुमाते हैं, किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी कराते हैं। तो 20% लोग विंडो शॉपर्स होते हैं जिन्होंने ऑन द स्पॉट क्लोज नहीं होना होता। वो सिर्फ क्यूरियस रहते हैं मगर सीरियस नहीं होते। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चंक होता है वो 70% लोग होते हैं जो क्लोज हो सकते हैं अगर मैं उनके ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से हैंडल करूं, अगर मैं उनके कंसर्न्स को सही तरीके से हैंडल करूं, तो 70% लोग डेफिनेटली क्लोज हो सकते हैं। और उसमें से मैं जितने ज्यादा लोगों को क्लोज कर पाऊं उतनी बेटर मेरी रेशियो होती चली जाती है। पिछले ट्रेनिंग के अंदर हमने बातचीत की थी कि हम किस प्रकार पिच कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग लाइव अटेंड नहीं करी है, उसकी वो ट्रेनिंग हमारे YouTube चैनल, जो ट्रेनिंग का चैनल है मीथर यूनिवर्सिटी, www.youtube.com/मीथर यूनिवर्सिटी के ऊपर वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। तो कुछ लोगों को, किसी लोगों को हैंडल ऑब्जेक्शन आता है कभी फील्ड के ऊपर, मुझे बार हैंड रेस करके बताएंगे किस किस को ऑब्जेक्शन आता है फील्ड के अंदर। जब वो जाते हैं और सवाल करते हैं, जब प्रोजेक्ट करते हैं, सामने रखते हैं, तो किसी को ऑब्जेक्शन आता है, कोई हैंड रेस करके बताएगा।
बस एक ही साहब को आता है, तौसीफ आलम जी को आता है, हरदीप जी को आता है, कुछ लोगों को और आता है। तो उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की बातचीत की माय डियर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको इस बारे में समझना है, और इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके 50% ऑब्जेक्शंस अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। अगर आपने इस एक लाइन को ध्यान से समझ के इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो आपके आधे जो ऑब्जेक्शंस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ये पूरी ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आज मैं आपसे 20-25 मिनट बात करने वाला हूं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स ही पहली लाइन के अंदर है। तो बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा। सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है, सामने वाला व्यक्ति जो हमसे पूछ रहा है क्या वो रियली एक ऑब्जेक्शन है या सिर्फ एक कंसर्न है। होता क्या है, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे सवाल करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, जबकि 100 में से 70% केस के अंदर वो ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। वो केवल एक कंसर्न होता है जिसको हम एज एन ऑब्जेक्शन ले लेते हैं और हम उसको ऑब्जेक्शन की तरह हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी बातें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना पॉइंट उसके सामने पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि सामने वाला जो व्यक्ति बात पूछ रहा है क्या वो वाकई ऑब्जेक्शन है या इट इज जस्ट अ कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार आजकल ना पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अब ये कंसर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा। यार आजकल ना सब्जियों के दाम बड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये कंसर्न है। जरूरी नहीं है कि मैं सब्जी खरीदना बंद कर दूंगा। एग्जैक्टली सेम मैनर, जब मैं सामने वाले के पास अपना प्रोजेक्ट रखता हूं और वो अपने मन की बात मुझसे कहता है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि वो केवल अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। उदाहरण के तौर पे, या कभी कभार ना कंपनियां भाग जाती है। जब कोई व्यक्ति बोलते हैं कंपनी भाग जाती है तो हम पहले ही लेवल पे इसको समझ लेते हैं कि यार इसने ऑब्जेक्शन रेज किया है और हम उस ऑब्जेक्शन को दूर करने पे लग जाते हैं, जबकि ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि वो सिर्फ एक कंसर्न हो, वो सिर्फ एक कंसर्न हो जिसकी वजह से जो उसने सामने रखी है उसने कहीं से सुना है, कुछ किया है और वो ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है या ये उसकी कंसर्न है? क्योंकि जब तक मुझे ये बात की क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन है या कंसर्न है तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रूट एख्तियार करना है। तो इसका एक थंब रूल है, पहली बारी में मैं हर एक सवाल को कंसर्न मानने वाला हूं और मैं पहले उसको एज अ कंसर्न ट्रीट करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को बुखार है तो मैं पहले उसे वायरल ही मानूंगा। अगर 2-4 दिन में ठीक नहीं हुआ तब मैं उसके बाद देखूंगा कि वो डेंगू तो नहीं है या कोई और बुखार तो नहीं है, चिकनगुनिया की वजह से तो नहीं है। मगर पहले केस में मैं उसको हमेशा एक छोटा फैक्टर, एक छोटा टेस्ट करके देखूंगा। मैं उसे हमेशा पहले कंसर्न मान के चलूंगा। जब मैं उसे ऐसा कंसर्न लेके चलता हूं और उसके बावजूद वो नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार नहीं होता तब मैं उसको एज एन ऑब्जेक्शन ट्रीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने बोला यार कंपनियां भाग जाती है। हाँ भाई, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाती, वो चली जाती हैं, ऐसा होता है। ट्रेडिशनल कंपनीज भी होती हैं जो चली जाती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी होती है। इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का काम हम तो स्टार्ट करें, मीता के साथ तो स्टार्ट करें हम, कम से कम मीता तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। यानी कि
जब सामने वाले ने बोला कंपनी भाग जाती है, तो मैंने ये नहीं माना कि नहीं जी नहीं ये नहीं भागेगी, ऐसे कैसे भाग जाती है, मीथर तो नहीं भागने वाली। मैंने कहा हाँ भाई, डेफिनेटली भाग जाती हैं। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल हो, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, पॉसिबल है, बट स्टिल लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने उसको अगले लेवल पे बोल के चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। अब वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, काम को स्टार्ट तो तब करेंगे ना, पहले इस बात का आंसर दो, फिर कंपनी भाग जाती है ये वाली नहीं भागेगी या इसके ऊपर क्या वो है। जब वो दोबारा से उस बातचीत को रेज करेगा, जब सेकंड पॉइंट पर आपने एक बार उसको गो अहेड जाने के लिए कह दिया और उसके बाद भी वो अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हो रहा, वो उस चीज को दोबारा रेज करता है, सेकंड टाइम दोबारा रेज करता है, तब मैं उसको एज एन ऑब्जेक्शन ट्रीट करूंगा। अदरवाइज पहली बार कंसर्न रेज करने के बाद मैं उसके साथ एक बार क्लोजिंग दोबारा करूंगा, उसको नेक्स्ट लेवल पे उसने जो बात कही उससे एग्री होते हुए उसकी कंसर्न को समझते हुए, उसकी कंसर्न को एग्री करते हुए मैं उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए बोलूंगा। मैं उसे बोलूंगा यस ऐसा होता है, इट्स कॉमन, हो जाता कभी कभार, देयर आर मेनी कंपनीज जो कभी कभार चली जाती हैं, पॉसिबल है, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद वो दोबारा लेके आता है तो मैं उसको एज एन ऑब्जेक्शन ट्रीट करने वाला हूं। अब जब मैं उसको ऑब्जेक्शन ट्रीट करता हूं, उसी के बाद मैं केवल जो है अपनी इस प्रोसेस को लेके आने वाला हूं, जिसको मैं हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस के स्टेप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को समझना है कि चाहे वो कंसर्न हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हो, आपने सामने वाले से डिसएग्री नहीं करना। आपने सबसे पहले उसकी हां में हां मिलाना है। यस आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, यस आई अंडरस्टैंड योर चैलेंज। हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये बात आप क्यों कह रहे हैं और ये बात कहां से निकल के आ रही है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ सकता हूं, और आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने उसके साथ एग्री कर लिया है, उसके बाद मुझे अपना व्यू पॉइंट रखना है। अगर आप सामने वाले की बातचीत से डिसएग्री करेंगे, उसके अगेंस्ट बोलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट करेंगे या उसको बोलेंगे आप गलत कह रहे हैं, उसी टाइम पे पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। आप तब तक किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन चैनल कायम नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाला आपकी बातचीत सुनने के लिए ओपन नहीं है। और अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट की बातचीत से डिसएग्री कर दिया, आपने उसको बोल दिया नहीं ये जो बात आप बोल रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ये बात अगर आपने कह दी तो वो उसके आगे आपकी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब हमने कहा कि देख लिया कि वो ऑब्जेक्शन है और मुझसे डिसएग्री नहीं कर रहे, तो हमने उसे बड़े प्यार से एक बात पूछनी है, इज इट अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो। सामने वाला सवाल कर रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं लोगों को नहीं जानता, या मेरे पास वक्त नहीं है काम करने के लिए, या मुझे क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, या मुझे वेब 3.0 के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो हमने उससे बड़े प्यार से पूछना है, इज इट अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो। क्या भाई ये ना करने का प्यारा वाला तरीका है क्या, मतलब बड़े मोहब्बत से ना कर रहे हो क्या। तो बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े मजाकिया टर्म्स में, बड़े लाइट मूड में आपको उस वाले से ये सवाल करना है, मेरे भाई ना कहने का प्यारा तरीका है ना ये, ना करना चाह रहे हो ना। अब आप जब ये बात उससे बोलोगे तो 99% केस में सामने से जवाब आएगा, नहीं 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 मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये डेफिनेटली मुझे सच में ये चैलेंज है भाई, सच में भी मेरे पास पैसे नहीं है, सच में मेरे पास अभी वक्त नहीं है, सच में मेरे पास अभी ये नहीं है, सच में मेरे पास ये चैलेंज है। ये कोई ना करने का पोलाइट तरीका नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा है। अब ये लाइन हमने क्यों बोलनी है,
जब उसने ये बोल दिया कि ये ना करने का तरीका नहीं है, ये वाकई एक चैलेंज है, तो मैं चैलेंज को रिजॉल्व कर सकता हूं, चैलेंज का आंसर दिया जा सकता है। मगर अगर एक व्यक्ति चैलेंज के रूप में मुझे ना बोल रहा है, वो चैलेंज के अंदर छुपा के मुझे ना कह रहा है, तो उसका आंसर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो आंसर लेना ही नहीं चाहता। तो पहले मुझे उसे उस पोजीशन में लाना पड़ेगा, उसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा कि ये ना कहने का तरीका नहीं है, मुझे वाकई एक चैलेंज आ रहा है जिसका रेजोल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं चैलेंज का सॉल्यूशन दे सकता हूं, मैं बहाने का सॉल्यूशन नहीं देख सकता। यू कैन रिजॉल्व अ प्रॉब्लम बट यू कैन नॉट रिजॉल्व एन एक्सक्यूज। आप किसी के बहाने को रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप किसी की चैलेंज को, किसी की प्रॉब्लम को डेफिनेटली रिजॉल्व कर सकते हो। हमारे में एक कहावत होती है कि भाई जिसने नहीं मानना ना, तो वो कड़ी में भी सांप बताता है, मतलब वो रस्सी को भी बोलेगा मुझे रस्सी में सांप दिख रहा है। अब जिसको रस्सी में सांप दिख रहा है, तो अब उसे जितना मर्जी बोलते रहो, उसको रस्सी में सांप भी दिखना है। तो पहले मुझे उसको वहां से उठा के उस पॉइंट पर लेके आना है जहां पे वो मेरे साथ एग्री कर जाए कि ये चैलेंज है, ये ना कहने का पोलाइट तरीका नहीं है। मगर इस लाइन को बोलते हुए आपको बहुत ही शालीनता के साथ बोलना जरूरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही हो, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा हो, बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बिना जरा सा भी एरोगेंट हुए। ये बात हमारे को बोलनी सामने वाले को जरूरी है। अब जब वो बोलता है कि नहीं यार नहीं, ये ना करने का पोलाइट तरीका नहीं है, तो उससे सवाल पूछ लो, यानी कि अगर आपको इस चैलेंज का सॉल्यूशन मिले तो आप काम कर सकते हो। अब क्योंकि उसने बोल दिया कि ये ना करने का पोलाइट तरीका नहीं है, तो इस बात पर वो अगेन 99% यस बोलेगा, हाँ यार अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है। तो उससे दोबारा कंफर्म कर लो, इज दिस द ओनली चैलेंज? क्या ये आपको एकमात्र चैलेंज आ रहा है? क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं क्लियर कर रहा, तो वो एक और चैलेंज मेरे सामने लाके खड़ा कर देगा, वो एक और चीज निकाल के ले आएगा, अच्छा ये तो ठीक है पर ये भी तो दिक्कत है। तो उससे पहले ही इस बात पे ले लो कि क्या ये इकलौता चैलेंज है, ताकि आपके आंसर करने से पहले जो जो चैलेंजेस उसके दिमाग में चल रहे हैं, जो जो चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं, वो अपना दिमाग को क्लियर करके आपके सामने रख दे। अब अगर वो बोल देता हाँ दिस इज द ओनली चैलेंज, तो आपके पास ये क्लैरिटी आ गई है, आपको बस एक सवाल का आंसर देना है और उसके बाद वो हाँ करने को तैयार है, वो काम को स्टार्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप उससे पूछ चुके हो कि भाई ये ना करने का पोलाइट तरीका तो नहीं है ना, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो ना करने का पोलाइट तरीका नहीं है मेरे भाई, जेन्युइनली ये चैलेंज आ रहा है। दूसरा कि यही इकलौता चैलेंज है, तो हाँ यही इकलौता चैलेंज है, तो मुझे एक ही चैलेंज का आंसर देना है। अब नेक्स्ट लेवल पे, नाउ चेंज द पर्सपेक्टिव। एक बात याद रखिए, सामने वाले का चैलेंज आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो खुद ही रिजॉल्व करेगा, वो खुद ही रिजॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहता है मेरे पास आज टाइम नहीं है काम करने का, मैंने उससे सवाल पूछ लेना है, ये आप बाय चॉइस कह रहे हो या बाय डिजाइन? मतलब आपको खुशी है इस बात की कि आपके पास जिंदगी में कुछ नया करने का वक्त ही नहीं है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति मेरे साथ बैठकर एक बिजनेस प्रपोजल को समझ रहा है, तो ये बात तो उसके दिमाग में भी होगी ना कि अगर वो कोई नया बिजनेस प्रपोजल समझ रहा है तो उसको करने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा, बिना वक्त दिए तो कोई नया काम नहीं हो सकता। तो जब उसको ये बात पता है कि बिना वक्त दिए नया काम नहीं हो सकता, तो ये चैलेंज आना कि मेरे पास आज वक्त नहीं है, उसकी केवल एक वजह है कि मैं अपने बिजनेस की वैल्यू उसके सामने डिलीवर नहीं कर पाया हूं, तभी वो चैलेंज दे रहा है। या वो मेरे बिजनेस को उस लेवल का मान के नहीं चल रहा कि मेरे को इसके लिए वक्त निकालना चाहिए। तो एक्चुअली एक बहाना था, बट मैंने उस बहाने को चैलेंज में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर के दो सवाल पूछकर कि क्या ये ना करने का पोलाइट तरीका है, तो वो ऑलरेडी मना कर चुका है। क्या ये इकलौता चैलेंज है? हाँ।
अब उससे सवाल पूछो, क्या आप एक ऐसी जिंदगी से खुश हो जिसके अंदर आपके पास वो करने का भी वक्त नहीं है जो आप करना चाहते हो? क्योंकि बिजनेस के बारे में समझना तो आप ही का डिसीजन था, और आपको तो पता था ना कि अगर आप कुछ नया काम करने जाओगे तो उसके लिए वक्त तो देना पड़ेगा, बिना वक्त दिए तो कोई नया काम नहीं हो सकता। मगर आज जो नया काम आप करना चाहते थे, जिसको आप समझना चाहते थे, आप कह रहे हो आपके पास उसको करने के लिए वक्त नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है इस काम को करने के लिए डेली बेसिस पे कितना वक्त देना पड़ेगा? लेट्स से वो कहता है 2 घंटे देने पड़ेंगे, या 1 घंटा देना पड़ेगा, या 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो क्या आप ऐसी जिंदगी से खुश हो जिसमें आपके पास उस काम को देने के लिए 2 घंटे भी नहीं है, जिस काम को आप खुद समझना चाहते थे? आप खुद एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते थे, तभी आपने इस बिजनेस प्रोजेक्ट को समझा, और आपको उसको देने के लिए 2 घंटे भी नहीं है। अब जब आपने ये सवाल उससे पूछा, अब सामने वाला सोच पे फंस गया है कि क्या उसको ऐसी जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो कहता है हाँ भाई मैं ऐसी जिंदगी से खुश हूं कि मेरे पास अपने किसी काम के लिए वक्त ही नहीं है, दैट मीन्स वो चीजों को ठीक करना ही नहीं चाहता। आप उसको कुछ कर लीजिए, वो क्लोज होने वाला नहीं है, आप उसको फॉलो थ्रू की लिस्ट में डाल दीजिए। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई ऐसी जिंदगी से तो काम नहीं चलने वाला, तो जस्ट आस्क हिम कि मेरे भाई ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप किसी और व्यक्ति को दे सकते होंगे, डाइवर्ट कर सकते होंगे, किसी और व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते होंगे। क्योंकि वक्त देखो 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे मेरे पास भी है। वक्त हमें इसलिए रियलाइज नहीं होता क्योंकि आज हमारे 24 घंटे ऑलरेडी किसी ना किसी काम में तो लगे हुए हैं। मगर हाँ, मैं कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जिनको किसी और को सुपुर्द कर सकता हूं और उनको सुपुर्द करके अपने लिए वक्त निकाल सकता हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं आपको दिन के 2 घंटे देने हैं और आप 6 महीने बाद 2 घंटे देते हुए महीने के 1 लाख रुपए जनरेट कर सकते हैं, तो भी क्या आपके लिए वक्त निकालना पॉसिबल नहीं होगा? तो भी क्या आप कुछ ऐसे काम को शिफ्ट नहीं कर सकते? अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। आप ये स्क्रिप्ट नहीं मांग रहे कि आज वक्त नहीं है तभी तो ये काम करना है, कल को इतना पैसा होगा। भाई अगला कह रहा है मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो पहले उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि उसके लिए वक्त निकालना उसकी जरूरत है। ये वक्त उसको चाहिए निकालना, क्योंकि उसने बिजनेस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हाँ किया है। ये उसकी चॉइस थी, तो उसकी चॉइस, उसकी जरूरत के लिए वक्त कौन मैनेज करेगा? वही तो मैनेज करेगा। कहां से मैनेज होगा ये भी वही देखेगा। भाई तो टीवी कम करके 2 घंटे निकाल सकता है, तो अपने किसी काम को शिफ्ट करके 2 घंटे निकाल सकता है, तो अपने किसी काम को किसी और व्यक्ति को सुपुर्द करके निकाल सकता है। बट अगर दिन में केवल 1 से 1.5 घंटा निकाल के 6 महीने बाद 1 लाख रुपए महीना लगातार जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या ये 1 से 1.5 घंटा नहीं निकाला जा सकता? द आंसर विल बी यस, निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो काम स्टार्ट करते हैं। अब आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया, आपने एज अ कंसल्टेंट का रोल प्ले किया है। आपने कहीं पर भी उसको पावर पिच हिटिंग नहीं मारी है, आपने उसे कहीं पर भी प्रेशराइज नहीं किया है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेशर सेलिंग का वक्त जा चुका है। अब प्रेशर सेलिंग से काम नहीं होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति को एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं। इंटरनेट ने, फेसबुक वगैरह ने इंफॉर्मेशन को इतना इजीली अवेलेबल करवा दिया है, चीजों को इतना इजीली अवेलेबल करवा दिया है कि कोई भी व्यक्ति प्रेशर सेलिंग के अंदर आज के वक्त नहीं आता। प्रेशर सेलिंग का वक्त जा चुका है, आपको कंसल्टेशन सेलिंग के अंदर आना पड़ेगा। जब सामने वाला के अंदर से निकलेगा यस
ये काम किया जा सकता है ओनली देन वो आपके साथ दिल से लग के उस काम को करेगा। विल यू चेंज बाय चॉइस और बाय सर्कमस्टांसेस? अब ये अगला सवाल है जो उसी का मैंने कवर कर लिया। आज आपके पास चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से वक्त निकाल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को एक ऐसा दौर आ जाए कि आपको मजबूरी में निकालना पड़े। कोरोना में ऐसा हुआ ही, हम लोगों की इनकम चली गई, हम जो जो काम कर रहे थे वो ठप हो गए, लोगों को मजबूरी में बदलना पड़ा मेरे भाई। आज हमारे पास वक्त है, हम अपनी चॉइस से बदल सकते हैं। आज अगर हम अपनी चॉइस से बदलेंगे, अपनी चॉइस अपनी चीजों के लिए काम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो हम ज्यादा बेहतर अचीवमेंट कर पाएंगे। क्योंकि प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता मेरे भाई, प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। तो आज अपनी चॉइस से बदल सकते हैं। ऐसा ना हो कि कल हमको मजबूरी में सर्कमस्टांसेस से बदलना पड़े। सो व्हाट यू आर डूइंग कंसल्टेशन, और इसमें आप एक रूल फॉलो कर रहे हैं, विच इज फील, फेल्ट एंड फाउंड। भाई मैं समझ सकता हूं कि आपका ये चैलेंज कहां से आ रहा है। मैं भी आप ही की पोजीशन पे था, बट मैंने रियलाइज किया कि भाई ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उन पे मैं फालतू का वक्त लगा रहा था। मैं उन वक्त को शिफ्ट करके अपने नए काम पे लगा सकता था, और मैंने बाय चॉइस बदलने का डिसीजन लिया। दूसरा, भाई क्रिप्टो में बड़ा रिस्क है। आई कैन अंडरस्टैंड मेरे भाई आपका ये पॉइंट कहां से आ रहा है, क्योंकि जब मैं आपकी जगह पे था ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। क्रिप्टो के बारे में, वेब 3.0 के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मगर मैंने प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद अलग अलग चीजों को पढ़ा और इस बात को रियलाइज किया कि रिस्क या तो मैं अपनी चॉइस से ले सकता हूं या मजबूरी में ले सकता हूं। भगवान ना करे आज मेरी इनकम किसी वजह से 5,000 रुपए महीना कम हो जाती है, मेरी सैलरी मेरे को 5,000 रुपए कम दी जाती है, तो भी तो मैं समहाउ एडजस्ट करूंगा ही ना। मैं अपनी फैमिली को उस 5,000 कम में भी मैनेज करूंगा ही ना। तो अगर मैं आज वो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए एक बारी मैनेज करके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता हूं, जिसके अंदर प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं, जिसके पीछे एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, तो मैंने रियलाइज किया कि 2 साल 3 साल में मुझे उतना रिटर्न दे सकता है जितना सेविंग्स अकाउंट में मुझे 24 साल में नहीं दे सकता। तो मैं बिल्कुल आप ही की पोजीशन से आया था। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा समझ रहे हैं। यू नीड टू फील द पेन, उसके साथ आपको एग्री करना है, आपको बताना है कि यस यू कैन फील द पेन। आप भी उसी की पोजीशन पे थे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई जिसके पास ऑलरेडी $1,00,000 था और आपने डायरेक्टली $1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया था, तब आपको ये नहीं बोलना कि मैं आप ही की तरह था, तब आपको अपनी टीम में से किसी का एग्जाम्पल देना है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई मेरी टीम में एक व्यक्ति है जिनके पास इनिशियल दौर पे इतना पैसा भी नहीं था, बट ही समहाउ मैनेज $30, और $30 के साथ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद अपनी टीम को बिल्ड करके आज 1 करोड़ रुपए जनरेट कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी हमारी टीम में हैं। संभल से मिस्टर नदीम, पंजाब से मलन साहब। सो आप उनका जेन्युइन एग्जाम्पल दे सकते हैं, और जब आप जेन्युइन एग्जाम्पल देंगे तो सामने वाले के दिल से आपका कनेक्शन बैठेगा, बिकॉज आपको भी पता है आप सत्य बोल रहे हैं, और जब आप सच बोलते हैं तो दिल से वो वाइब्स निकलती है, सामने वाले को भी रियलाइज होता है कि आप सच बोल रहे हैं। अब कुछ